आइए साहब आइए, झूमते गाते आइए और मुस्कुराते आइए। तो साहब इसके आगे चलेंगे अब हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के आगे, ठीक है ना। रिजर्व एंड सरप्लस आपका हो गया था। ठीक है। आइए सर, अब हम लोग चलते हैं 3.3 यानी बोरोइंग्स की तरफ। 3.3 बोरोइंग्स की तरफ चलेंगे, जिसकी हिंदी होती है बाबू साहब उधारी। आप उधारी लेते हो ना, कंपनी भी लेती है, उसी का आप ऑडिट करने चले हो, एसर्शन चेक करने चले हो। दरअसल हम लोग यहां जो ही पढ़ रहे हैं ऑडिट करेंगे, ऑडिट करते समय हमें एसर्शन बताना होगा बाबू साहब। ठीक है सर, आगे जाइए बात करते हैं। कहता है जी, liabilities are the financial obligation of an enterprise other than owners funds। बढ़िया बढ़िया। कहता है जी, देनदारियां, देनदारियां बोलिए या दायित्व बोलिए, ठीक है, या दायित्व बोलिए, ठीक है सर। देनदारियां ऑनर्स फंड्स मतलब मालिकों के धन के अलावा, मालिकों के धन के अलावा, मालिकों के धन के अलावा एन एंटरप्राइज किसी उद्यम के अलावा, किसी उद्यम के अलावा किसी उद्यम के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, उद्यम के वित्तीय दायित्व है, वित्तीय दायित्व। बाबू साहब ये जो लायबिलिटीज है ना बाबू साहब, ये कैपिटल की तरफ ही आता है। तो याद रखिएगा, देनदारियां जो है मालिकों के धन के अलावा, जो उसके ऑनर हैं, उनकी जो फंड है वो तो है, ये है, इसके अलावे किसी इंटरप्राइज का, किसी उद्यम का, ये फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, ये वित्तीय दायित्व है जो उसको देना है, ये किसी और से लिया है, ये लायबिलिटीज है उसके लिए, इसे उद्यम को वापस करना है, ये उसके लिए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, वित्तीय दायित्व है। बढ़िया है, बढ़िया है। आगे बढ़िएगा। कहता है जी, क्या कहता है ये कहता है जी, liabilities include borrowings, trade payables and other current liabilities, deferred payment credits and provisions। वाह 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 वाह। कहता है देनदारियों में बोरोइंग्स
मतलब उधार, देनदारियों में उधार। ट्रेड पेबल मतलब व्यापार देय, व्यापार देय ट्रेड पेबल, कॉमा, और एंड अदर करेंट लायबिलिटीज, और अन्य चालू देनदारियां, और अन्य चालू देनदारियां, अन्य चालू देनदारियां, कॉमा, डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट मतलब आस्थगित भुगतान, आस्थगित, डेफर्ड है मतलब आगे होगा, आस्थगित भुगतान क्रेडिट, आस्थगित भुगतान क्रेडिट उधार पर लिया गया था, जो डेफर्ड है मतलब आगे चल के पेमेंट करना है, डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट्स, और प्रावधान, और प्रावधान इंक्लूड्स मतलब शामिल। भाई साहब गौर फरमाइएगा, लायबिलिटीज में बोले तो देनदारियों में बोरोइंग्स आता ही है, उधार वो देना है आपको, लायबिलिटी है। ट्रेड पेबल व्यापार दे देना है, वो भी आपका बोरोइंग लायबिलिटीज है। अदर करेंट लायबिलिटीज अन्य चालू देनदारियां, वो भी आपका लायबिलिटीज ही है। डेफर्ड पेमेंट क्रेडिट वो भी आपका लायबिलिटीज ही है। और प्रोविजंस जो बनते हैं बाबू साहब वो भी आपको देना ही है। ये सारे के सारे शामिल हैं लायबिलिटीज में। बढ़िया है, बढ़िया है। आगे चलेंगे जी। कहता है जी, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज इज एन इंपोर्टेंट एज दैट, दायित्वों का सत्यापन उतना ही महत्वपूर्ण है, दायित्वों का सत्यापन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एज दैट, जितना कि एज दैट ऑफ एसेट, जितना कि संपत्तियों का, जितना कि संपत्तियों का। बढ़िया है बाबू साहब, बढ़िया है। फॉर, हाँ, फॉर इफ एनी लायबिलिटीज, यदि कोई दायित्व तो संपत्तियों का, यदि कोई दायित्व इज ओमिटेड, यदि कोई दायित्व छोड़ दी जाती है, ओमिटेड की जाती है, छोड़ दी जाती है, या अंडर स्टेटेड या कम, छोड़ दी जाती है या कम, कम या ओवर स्टेटेड, अंडर स्टेटेड कम या ओवर स्टेटेड अधिक बताई जाती है, या कम या अधिक, अधिक बताई जाती है, तो बताई जाती है तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट शो a true and fair view of the state of affairs of the company। तो वित्तीय विवरण, तो वित्तीय विवरण, विवरण कंपनी के मामलों की स्थिति, स्टेट ऑफ अफेयर्स, वित्तीय विवरण
कंपनी की मामलों की स्थिति का ट्रू एंड फेयर व्यू का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण, स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं, वुड नॉट शो, नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। बढ़िया है जी, बढ़िया है, नहीं दिखाएगा जी। आइए जी, आइए, मैंने कहा जी तो साहब हमने कहा कि दायित्व का सत्यापन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संपत्तियों का। भाई साहब, लायबिलिटी को वेरीफाई करना बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और जितना कि एसेट को वेरीफाई करना। ठीक है सर, कहता है यदि कोई लायबिलिटीज ओमिट कर दी जाती है, छोड़ दी जाती है, या अंडर स्टेटेड यानी कम बताई जाती है, या ओवर स्टेटेड अधिक बताई जाती है, जब दायित्व ओमिट हो जाएगी, कम दिखाई जाएगी, अधिक दिखाई जाएगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा कंपनी का, वो क्या होगा? कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का, मामलों की स्थिति का ट्रू एंड फेयर, सही और निष्पक्ष व्यू नहीं दिखाएगा, वुड नॉट शो, है ना। व्यू जो करेगा वो ट्रू एंड फेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए छोड़ने वाला या कम दिखाने वाला, अधिक दिखाने वाले सब चेक करो, सत्यापित करो, बताओ। ठीक है ऑडिटर साहब? ठीक है सर। आगे कहता है जी, बोरोइंग्स आर मनीज, उधारी वह धन है, उधारी वह धन है, बोरोइंग्स आर मनीज वह धन है, मेड अवेलेबल यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स, जो बाहरी स्रोतों, मेड अवेलेबल यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स, जो बाहरी स्रोतों, लाइक जैसे, बाहरी स्रोतों जैसे बैंक लोन मतलब बैंक ऋण, कॉमा डिवेंचर्स यानी ऋण पत्रों, कॉमा पब्लिक फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब सार्वजनिक सावधि जमा, सार्वजनिक सावधि जमा आदि का उपयोग करके, आदि का उपयोग करके मेड अवेलेबल उपलब्ध कराया जाता है, करके उपलब्ध कराया जाता है। भाई साहब गौर फरमाइएगा, ये जो बोरोइंग्स है ना, आर मनीज, ये भी एक धन है। उधारी वह धन है जो एक्सटर्नल सोर्स, जो बाहरी स्रोत जैसे बैंक लोन, डिवेंचर, पब्लिक फिक्स्ड डिपॉजिट, इन सबों से
का उपयोग करके, ऋण का, बैंक से ऋण ले लिया, डिवेंचर का उपयोग कर लिया, ऋण पत्र का पैसा ले लिया, उपयोग करके अवेलेबल कराया जाता है भाई साहब, उपलब्ध कराया जाता है। तो बोरोइंग्स एक्सटर्नल सोर्स से आता है, ठीक है, जैसे बैंक ऋण से आता है, डिवेंचर से आता है, पब्लिक फिक्स्ड डिपॉजिट से आता है। इस सबों का यूज करके हम इसको अवेलेबल करा पाते हैं। ठीक सर, बढ़िया, आगे बढ़िएगा सर, सुन के लीजिएगा, प्यार मोहब्बत से लीजिएगा। कहता है जी, अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, नए सिरे से काम करते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सर, बढ़िया, दिल खोल के बढ़िया। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। बुला रही है, सीटी बजा रही है। आइए साहब, आइए, बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आइए जी, आइए, कहता है जी, द बिलो टेबल, मतलब नीचे दी गई तालिका, नीचे दी गई तालिका समराइजेस द ऑडिट प्रोसीजर जनरली रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन व्हाइल ऑडिटिंग बोरोइंग्स। नीचे दी गई तालिका उधारों का ऑडिट करते समय उधारों का ऑडिट करते समय आमतौर पर अपनाई जाने वाली अंडरटेकिंग, आमतौर पर अपनाई जाने वाली रिक्वायर्ड आवश्यक ऑडिट प्रक्रियाओं, अपनाई जाने वाली आवश्यक ऑडिट प्रक्रियाओं को का संक्षिप्त, का सारांश प्रस्तुत करती है, का सारांश प्रस्तुत करती है। भाई साहब, नीचे मैं कुछ तालिका दे रहा हूं, वो नीचे दी गई तालिका उधारों का ऑडिट करते समय आमतौर पर अपनाई जाने वाली अंडरटेकन, मतलब अपनाई जाने वाली रिक्वायर्ड आवश्यक ऑडिट प्रक्रियाएं, ऑडिट प्रोसीजर का समराइज प्रस्तुत करती है, सारांश प्रस्तुत करती है। देखिए सर, जब आप ऑडिट करोगे ना, तो कौन सी ऑडिट प्रक्रियाएं अपनाओगे? किसकी ऑडिट? उधार की ऑडिट, वही हम बता रहे हैं। ठीक है सर, बढ़िया है सर, बताइए सर, थोड़ा खुल के बताइएगा भाई साहब, खुल के ही काम होगा यहाँ पे। खुल 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 खुला रे, खुला 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 रे। आई सर, दो पार्ट में बांट देंगे इसको। एक पार्ट पहले ये खींच लीजिए लाइन, एक पार्ट आप यहां कर लीजिएगा, दूसरा पार्ट उधर। ठीक है, इस पार्ट में लिखिएगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। क्या लिखिएगा? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, यानी संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त विवरण। आगे लिखिएगा ऑडिट प्रोसीजर्स,
ऑडिट प्रोसीजर, यानी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं, लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं। बढ़िया है। पहली बात सर, डिस्क्रिप्शन में आइए जी। अच्छा है जी, अच्छा है। बात डिस्क्रिप्शन की करें बाबू साहब, उसमें हम डाल देंगे बाबू साहब, ऑल बोरोइंग्स ऑन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट वैलिड क्लेम्स बाय बैंक्स और अदर थर्ड पार्टीज ऑन द बैलेंस शीट। कहता है बैलेंस शीट पर सभी उधार, बैलेंस शीट पर सभी उधारी बैंकों या अन्य उधारी बैंकों या अन्य थर्ड पार्टी, अन्य तीसरे पक्षों द्वारा वैलिड क्लेम, वैध क्लेम मतलब दावों, वैध दावों रिप्रेजेंट, वैध दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैध दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आपका एग्जिस्टेंस बताता है, यानी यहां से हमें अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का पता चलता है। देखिए भाई साहब, बोरोइंग एग्जिस्ट कर रही है, ये चेक करने के लिए मैं देखूंगा कि बैलेंस शीट पर जितने भी बोरोइंग्स हैं वो बैंकों या अन्य थर्ड पार्टी द्वारा वैलिड क्लेम का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब वैलिड क्लेम है, बिल्कुल सही बात है। अगर वैलिड क्लेम है तो वैलिड क्लेम को ये बताता है साहब, तो हम कहेंगे एग्जिस्टेंस है। अगर बोरोइंग्स जो दिख रहा है बैलेंस शीट डेट पर, बैलेंस शीट में, वो अगर आपका जो बैंक है और आपका जो थर्ड पार्टी है, अगर उसका वैलिड दावा होगा तो हम कहेंगे ये बोरोइंग एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है सर, जरा इसको भी देख लेते हैं। हाँ सर, देख लीजिए। कहता है जी पॉइंट नंबर 1, इसके लिए लिखेंगे ऑडिट प्रक्रियाएं क्या करोगे, कौन सी प्रक्रिया लगाना होगा आपको जब आपको पता चलेगा कि जो बोरोइंग है वो एग्जिस्टेंस में है, दावा जो कर रहे हैं बैंक्स कि हमसे लिए हैं, थर्ड पार्टी कर रहे हैं हमसे लिए हैं, वो वैलिड उनका है क्लेम, ये कैसे पता चलेगा? आइए बताते हैं। तो आप क्या काम कीजिए, पहला काम कीजिए, रिव्यू बोर्ड मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लेंडिंग एग्रीमेंट्स। वाह, नए लेंडिंग एग्रीमेंट, न्यू लेंडिंग एग्रीमेंट, नए ऋण समझौतों की, नए ऋण समझौतों की अप्रूवल, फॉर अप्रूवल, मंजूरी के लिए, बोर्ड के मिनट, मतलब बोर्ड के कार्य, ठीक है ना, मिनट मतलब होता है कार्य पुस्तिका, ठीक है, के लिए बोर्ड
के मिनटों यानी कार्यवाही पुस्तिका या कार्य पुस्तिका बोलिए, उसको मिनट बुलाता है। तो बोर्ड के मिनटों की समीक्षा करें। वाह वाह वाह, समीक्षा करें। बाबू साहब और साहब, आपको जो काम दिए बोरोइंग का एग्जिस्टेंस चेक करना है ना, जाइए बोर्ड से मांगिए उसकी कार्यवाही पुस्तिका यानी मिनट, उसको रिव्यू कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए। क्योंकि अगर कोई न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट हुआ होगा तो उसके अप्रूवल के लिए बोर्ड ने दिया होगा अप्रूवल, और वो उसके मिनट में जरूर लिखा हुआ होगा। तो बोर्ड का मिनट जैसे आप देखोगे तो वहां आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर अप्रूवल है वहां नए ऋण समझौते की तो ठीक है, ये उधारी सही है, ठीक है। तो कहता है नए ऋण समझौतों की मंजूरी के लिए बोर्ड के मिनटों की समीक्षा करें। वहीं से आपको पता चलेगा कि नए लैंडिंग एग्रीमेंट को अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है, ये सही है या गलत है, उसको रिव्यू कर लीजिए, बोर्ड के मिनट को देख लीजिए। ठीक है सर, देख लें। इसी में चलिए कहता है ड्यूरिंग रिव्यू, समीक्षा के दौरान, समीक्षा के दौरान इंश्योर दैट, सुनिश्चित करें कि, सुनिश्चित करें कि न्यू लोन एग्रीमेंट, नए ऋण समझौते, नए ऋण समझौते और बॉन्ड इश्यूएंस या बॉन्ड जारी करने को, या बॉन्ड इश्यूएंस, बॉन्ड जारी करने को, वे ऑथोराइज करने को अधिकृत किया गया था। अधिकृत किया गया था। और साहब, हाँ भैया एक और काम कर लीजिएगा। हाँ सर, जब आप रिव्यू करिएगा ना समीक्षा, तो समीक्षा के दौरान आप एक चीज इंश्योर कर लीजिएगा कि जो नया लैंडिंग एग्रीमेंट है, समझौता या कोई बॉन्ड इश्यूएंस है, बॉन्ड जारी करना है, तो उसके लिए किसी को अधिकृत किया गया था क्या, जारी करना है, इसके लिए ऑथोराइज था, ऑथोरिटी था, किसी ने किया था कि हाँ भैया नया ऋण समझौता को जारी करना है, हाँ नया ऋण समझौता करना है, बॉन्ड जारी करना है, इसके लिए आप ऑथोराइज्ड है कि नहीं, कंपनी ऑथोराइज्ड है कि नहीं, उसको अधिकृत किसी ने किया है कि नहीं, जरा सा ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड ने मंजूरी दिया है, अच्छा है, लेकिन उसको ऑथोराइज किया गया होगा तभी तो बोर्ड ने अप्रूवल दिया, कोई और उसको ऑथोराइज तो किया होगा। बिल्कुल सही बात है सर, तो जरा सा ये भी देख लीजिएगा। ठीक है सर, देख लीजिए, आगे बढ़िए। इंश्योर दैट, सुनिश्चित करें कि, सुनिश्चित करें कि सिग्निफिकेंट डेब्ट कमिटमेंट, मतलब महत्वपूर्ण ऋण प्रतिबद्धताओं, महत्वपूर्ण ऋण प्रतिबद्धताओं, कमिटमेंट्स, सिग्निफिकेंट लोन कमिटमेंट या डेब्ट कमिटमेंट, बात समझिएगा, महत्वपूर्ण ऋण प्रतिबद्धताओं वेयर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, को निदेशक मंडल द्वारा, को निदेशक मंडल द्वारा अप्रूव्ड, अनुमोदित किया गया था।
अनुमोदित किया गया। और डॉक्टर साहब, हाँ भैया, एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा। हाँ कहिए ना, क्या करना है बाबू साहब? आप इंश्योर कर लीजिएगा कि जो सिग्निफिकेंट डेप्ट कमिटमेंट्स हैं, कि हाँ भैया ऋण का प्रतिबद्धता है, ऋण तो लेना है भैया, तो अगर सिग्निफिकेंट डेप्ट कमिटमेंट होगा तो भैया निदेशक मंडल द्वारा उसका अप्रूवल होना जरूरी है। अरे बाप रे बाप, बात समझिएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दिया है कि नहीं बाबू साहब, जरा इसका भी चेकिंग कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि निदेशक मंडल को अप्रूव करना होगा, अनुमोदित करना होगा, उनका अप्रूवल चाहिए हमको, तभी जाकर के सिग्निफिकेंट डेप्ट कमिटमेंट जो है पूरा किया जाएगा, मतलब ऐसा ऋण लिया जाएगा। बढ़िया है, बढ़िया है। आगे बढ़िए सर, आगे कहता है जी, एग्री डिटेल्स ऑफ लोन्स रिकॉर्डेड, ब्रैकेट में है इंटरेस्ट रेट, नेचर एंड रीपेमेंट टर्म्स टू द लोन एग्रीमेंट। वाह 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 वाह, कहता है जी, ऋण अनुबंध में दर्ज ऋणों के विवरण, ऋण अनुबंध में यानी कि लोन एग्रीमेंट, ठीक है ना जी, लोन एग्रीमेंट में रिकॉर्डेड लोन्स, दर्ज ऋणों, ऋण अनुबंध में दर्ज ऋणों के विवरण, दर्ज ऋणों के विवरण, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, बोले तो ब्याज दर, कॉमा, नेचर प्रकृति, और रीपेमेंट टर्म पुनर्भुगतान की शर्तें, और पुनर्भुगतान की शर्तें एग्री, शर्तें से सहमत हैं, ए बाबू से सहमत हैं। बढ़िया। और साहब, हाँ भैया एक छोटा सा और काम कर लीजिएगा। हाँ भैया, क्या करना होगा हमें? जब आप जाइएगा कंपनी में ऑडिट करने, तो आप देख लीजिएगा कि जो लोन एग्रीमेंट है और उसमें जो रिकॉर्डेड ऋण है, बिल्कुल सही बात है, ऋण का एक एग्रीमेंट होगा, उसमें ऋण रिकॉर्ड होगा। बिना एग्रीमेंट के क्या मिलता है बाबू? कुछ भी नहीं। तो ऋण अनुबंध में जो रिकॉर्डेड ऋण है उसका एक आप विवरण ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन ले लीजिएगा, ठीक है? मतलब आप नहीं लीजिएगा, ऋण का विवरण दिया गया होगा साहब, डिटेल दिया गया होगा, ठीक है? डिटेल ऑफ लोन दिया होगा, कहां दिया होगा? ऋण के एग्रीमेंट में दिया होगा, ठीक है ना? ऋण एग्रीमेंट में रिकॉर्ड किया गया होगा, है ना, लोन का डिटेल। सही बात है, कैसा लोन है, कितने दिन का लोन है, उसका ब्याज दर क्या है, लोन की प्रकृति क्या है, शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, भैया उस लोन का रीपेमेंट कब करना है, उसका टर्म क्या है। बाबू साहब ये सारी चीज लिखी हुई होगी। तो जो चीजें लिखी हुई है, क्या उनसे आपकी कंपनी जो है सहमत है? ऋण अनुबंध में जो भी दर्ज है ऋण के विवरण, लोन का डिटेल, जैसे उसमें ब्याज दर कितना देना है, उसकी नेचर क्या है, उसकी पुनर्भुगतान की शर्तें क्या है, उससे क्या कंपनी सहमत है? कंपनी ने क्या सेम ब्याज दर लगाया है देने के लिए? क्या कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो लिखा हुआ है विवरण में, ऋण एग्रीमेंट में, क्या उसने वही चीज लिखा है? रीपेमेंट का पीरियड था 5 साल बाद, 10 साल बाद, क्या वही चीज लिखा हुआ है कंपनी ने अपने बैलेंस शीट में, है ना? अगर ऐसा है तब तो भैया ठीक है, तभी हम कहेंगे कि ये लोन जो है बोर्डिंग जो है एग्जिस्टेंस में है। बढ़िया है, बढ़िया।
आइए साहब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर बढ़िए, आप बढ़ते हैं तो मजा आता है सर। अरे भैया यहाँ मजा मिलेगा, सुधा थोड़े ना मिलेगा जी। आइए साहब, कहता है वेरीफाई दैट बोरोइंग लिमिट्स। वाह 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 वाह। कहता है जी सत्यापित करें कि, वेरीफाई दैट यानी सत्यापित करें कि द बोरोइंग्स लिमिट्स इफ एनी imposed by agreements। सत्यापित करें कि समझौतों द्वारा, सत्यापित करें कि समझौतों द्वारा इम्पोज मतलब थोपी गई या लगाई गई, तो समझौतों द्वारा लगाई गई, ठीक है। इम्पोज मतलब लगाना, आप पे हमने इम्पोज कर दिया, ये नियम, ये कानून, थोप दिया, लगा दिया, ठीक है। समझौतों द्वारा लगाई गई, इफ एनी, सॉरी लगाई गई बोरोइंग लिमिट, उधार सीमा, लगाई गई उधारी सीमा, इफ एनी यदि कोई हो, यदि कोई हो, आर नॉट एक्सीडेड, आर नॉट एक्सीडेड यानी उससे अधिक नहीं की गई हो, उससे अधिक नहीं की गई हो या ली गई हो। बढ़िया है भाई साहब, बढ़िया है, इसको जरा समझ लीजिए भाई साहब। और साहब हाँ भैया, एक छोटा सा काम और कर लीजिए। क्या करना होगा भैया, आप जरा सा वेरीफाई कर लीजिए, आप जरा सा सत्यापित कर लीजिए कि जो एग्रीमेंट द्वारा जो इंपोज किया गया होगा, एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ होगा कि भैया आपकी बोरोइंग की ये लिमिट है। यदि लिखा होगा तो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि लिखा ही होगा, अनलिमिटेड होगा तो अनलिमिटेड लीजिए, बट अगर लिमिट होगा कि भैया कंपनी आप इतनी ही उधारी ले सकते हैं, आपकी इतनी ही क्षमता है, आपके पास 5 रुपया है तो हाँ भैया 5 रुपये का उधार लीजिए, देना भी तो पड़ेगा सर। तो आदमी के पास अगर 5 रुपया है अवेलेबल तो 5 रुपया नहीं तो 4.5 रुपया तक लोन ले सकता है ताकि वो सधा पाए। लेकिन अगर 5 रुपया हाथे में है साहब, या 5 लाख हाथे में है और 10 लाख का या 6 लाख का ऋण ले लोगे, बाई चांस आपको घाटा लगा, बाई चांस दिक्कत हुआ तो कहां से दोगे बाबू साहब। तो अगर आपकी बोरोइंग्स की लिमिट लगाई गई है, आप पर इंपोज किया है एग्रीमेंट में, तो भैया उससे अधिक नहीं लेना है, ठीक है ना। उससे अधिक आपको क्या करना है, उससे अधिक नहीं लेना है। बढ़िया है, जरा सा आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, कंपनी में जा रहे हैं तो, ठीक है सर। देखिए आगे कहता है जी, रोल आउट एंड ऑब्टेन इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशंस ऐसे 505 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बोरोइंग्स फ्रॉम द लेंडर, ब्रैकेट में है बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस etc। सर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बोरोइंग्स, भाई साहब हाँ सर, फ्रॉम द लेंडर कहता है सर, लेंडर मतलब क्या होता है, लेंड करने वाला, देने वाला, ऋण देने वाला। भाई साहब लेंडर का मतलब होता है ऋण दाता, है ना। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, और ये दाता है, ये ऋण दाता है साहब। तो कहता है साहब ऋण दाता कौन कौन हो सकते हैं, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है सर। ऋण दाता आपके हैं बैंक या वित्तीय संस्थान, चाहे बैंकों कर दीजिए, बैंकों या वित्तीय संस्थानों
etc का मतलब होता है इत्यादि आदि। ठीक है, तो ऋणदाता जो आपके हैं, बैंक हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आदि आदि से सभी उधारों आदि से सभी उधारों के रिस्पेक्ट में, मतलब संबंध में, रिस्पेक्ट मतलब संबंध, उधारों के संबंध में, उधारों के संबंध में इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन, स्वतंत्र शेष पुष्टिकरण, स्वतंत्र शेष पुष्टिकरण ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात करता है। तो पुष्टिकरण प्राप्त करें और रोल आउट मतलब होता है अनावरण करें, प्राप्त करें और अनावरण करें, मतलब वर्ण करें। बढ़िया है सर। अगर साहब, हाँ भैया, एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा सर, आप कहते जाइए, हम करने को तैयार हैं। ठीक है, हमने कहा जी जो आपका लेंडर है, कंपनी को कोई ना कोई दिया होगा ना, क्या ऋण। तो कहता है साहब कि जो ऋण दाता है, जैसे बैंक, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आदि से ऑल बोरोइंग्स, आदि से सभी उधारों के रिस्पेक्ट में, संबंध में, सभी उधारों के संबंध में आप जो है ना, मतलब जितने भी बैंक से उसने लिया है सबसे ज्यादा मिलिए, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है उन सब से कहिए, क्या कहिए, आप इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन लीजिए, मतलब कॉल कीजिए बैंक को, हेलो, हाँ सर, अरे हमरा कंपनी डीके लिमिटेड जो है, हाँ, आपसे कितना पैसा उधार लिया है, यानी इंडिपेंडेंट, दबाव में नहीं, छुप, मतलब मैनेजमेंट के पास बैठ के मत बात कीजिएगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट में जाइएगा, अकेले में, और बैलेंस का कंफर्मेशन वहां से लीजिएगा। ऐसे 505 होता है जो एक्स कंफर्मेशन की बात करता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, यहां तो कंपनी आपको बोल रही है ठीक है, बट आप ना इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन वहां से प्राप्त कर लीजिएगा और उसको अनावरण कर लीजिएगा, रोल आउट कर लीजिएगा, मतलब उसका वर्ण कर लीजिएगा। बात आई समझ में ना? हाँ सर, कर लेंगे, टेंशन काहे लेते हैं। ठीक है सर, आइए, आप कर लीजिएगा तो हम तो आपके साथ हैं। आगे बढ़िए बाबू साहब, आगे कहता है जी, एग्री डिटेल्स ऑफ लीजेज एंड हायर परचेज क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड टू अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स। भाई साहब, अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स, ये क्या हुआ चुपके से, प्यार हुआ चुपके से। भाई साहब, ये तो हो गया, बोलो सर जी। आगे कहता है जी, अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। अंडरलाइंग का मतलब होता है अंतर्निहित, या आप बोल सकते हो दिया गया है। ठीक है ना? तो जैसा हो देखिए, कहता है अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स, अंतर्निहित अनुबंधों या समझौतों, अंतर्निहित अनुबंधों, समझौतों, अनुबंधों, समझौतों, अंतर्निहित अनुबंधों, समझौतों, हाँ, रिकॉर्डेड टू में दर्ज, समझौतों में दर्ज लीजेज एंड हायर परचेज क्रेडिटर्स। लीजेज मतलब पट्टों, लीज का मतलब क्या होता है, पट्टों, पट्टों मतलब उधारी भी हुआ, लीज पे कोई काम करते हो तो ये पट्टा पे काम हुआ, उधारी देना होगा उसको,
दर्ज पट्टों और हायर परचेज, किराया खरीद लेनदारों और किराया खरीद लेनदारों के डिटेल्स के विवरण पर सहमति चेक करें। और साहब, हाँ साहब बोलिए ना। बाबू मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जाइएगा तो छोटा सा चीज और देख लीजिएगा। हाँ सर, क्या आपकी कंपनी है? बिल्कुल सही बात है। उस कंपनी में देखिएगा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उनमें क्या कोई लीज पर रिकॉर्डिंग है? क्या लीज पर आपकी कंपनी ने काम किया है? क्या पट्टे पर? या हायर परचेज कोई क्रेडिटर्स है, मतलब खरीदा है? हायर परचेज पे तो कोई लेनदार होगा। तो हायर परचेज क्रेडिटर, तो जो उसकी विवरण है ना बाबू साहब, उस पर कंपनी की एग्रीमेंट देखिएगा, वो सहमत है कि नहीं, उसकी सहमति जरा देख लीजिएगा, ठीक है, कि वो सहमत है कि नहीं, कि जो भी अनुबंध में या समझौतों में रिकॉर्ड है लीज या हायर परचेज क्रेडिटर्स का जो डिटेल्स है, उस पे उसकी एग्रीमेंट क्या है, उसकी एग्री है या नहीं, उसकी सहमति क्या है आपकी कंपनी की, ये भी जरा सा पता लगा लीजिएगा। ठीक है सर, लगा लो। कहता है जी, इन केस ऑफ डिवेंचर, कहता है जी डिवेंचर के मामले में, डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र, ऋण पत्र के मामले में एग्जामिन ट्रस्ट डीड फॉर टर्म्स एंड डेट्स ऑफ रिडेम्पशन। वाह 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 वाह। रिडेम्पशन का मतलब होता है जी मोचन। मोचन कहता है मोचन की शर्तों और तारीखों, मोचन की शर्तों और तारीखों, मोचन की शर्तों और तारीखों, कॉमा बोरोइंग रिस्ट्रिक्शंस, उधारी प्रतिबंधों, कॉमा उधारी प्रतिबंधों, कॉमा और कंप्लायंस विथ कोविनांट्स और अनुबंधों के अनुपालन, और अनुबंधों के अनुपालन, अनुबंधों के अनुपालन। ठीक है साहब, अनुबंधों के अनुपालन फॉर मतलब के लिए, अनुपालन के लिए ट्रस्ट डीड की जांच करें भाई साहब, ट्रस्ट डीड की जांच करें। और साहब, हाँ भैया एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा। बोलिए ना क्या करना है। ये जो डिवेंचर है ना, तो डिवेंचर का अगर मामला हो तो डिवेंचर के केस में उसको पेमेंट, डिडक्शन का मतलब होता है भुगतान करना या मोचन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सर भुगतान की जो शर्तें हैं और जो उनकी तारीख है कि फलने तारीख को डिवेंचर का पेमेंट करना है, उसको रिडेम्पशन करना है, उसका ये टर्म है, कुछ शर्त होंगे, कॉमा कोई उसकी बोरोइंग पे रिस्ट्रिक्शन होगा, मतलब उधार का एक प्रतिबंध होगा, आप इतना ही उधार ले सकते हैं ऋण पत्र के मामला में, कि आप ऋण पत्र से इतना उधार ले सकते हैं, और कोविनांट्स और जो अनुबंध किया गया है
जो भी अनुबंध किया गया डिवेंचर के साथ, बात समझिएगा, मामला डिवेंचर का है। डिवेंचर की जो रिडेम्पशन करनी है, उसकी जो पेमेंट करनी है, उसकी जो मोचन करनी है, उसकी टर्म क्या है, उसकी डेट क्या है इसका, और उधार कितना लेना है, बोरोइंग्स का कुछ रिस्ट्रिक्शन है वो भी होगा वहां पर, है ना। और कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, अगर डिवेंचर है ना तो डिवेंचर लेना है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका कोविनांट होगा। उस कोविनांट का अनुपालन कंप्लायंस किया है कि नहीं कंपनी ने, इसके लिए जरा सा आप ट्रस्ट डीड को एग्जाम कर लीजिए, जाके ट्रस्ट डीड को जांच कीजिए कि ट्रस्ट डीड एक बना होगा, इसमें ये सारी बातें होंगी, है ना। कोविनांट से संबंधित सारी बातें होंगी, उसमें उधार की रिस्ट्रिक्शन से बोरोइंग की रिस्ट्रिक्शन की बातें होंगी, रिडेम्पशन की टर्म और डेट्स होंगी, ये सारे डिवेंचर के मामले में। जरा सा भैया आप ट्रस्ट डीड को एग्जाम कर लीजिए। ठीक है भैया, कर लेंगे, घबराते क्यों हैं आप, ठीक है। मेरा काम बताना है क्या करना है, आपका काम चेक करना है, बढ़िया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी, सर बढ़िए ना, 1 2 3 पॉइंट, ठीक है सर, बढ़िए, बेखौफ बढ़िए। चल रहा है आपका गदर 3, एकदम प्यार मोहब्बत से देखिए और सुनिए। आइए सर, कहता है जी अगला पॉइंट सर, हाँ सर, when debt is retired यानी जब ऋण चुकाया जाता है, जब ऋण चुकाया जाता है, कहता है जी जब ऋण चुकाया जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, इंश्योर दैट, तो सुनिश्चित करें कि, तो सुनिश्चित करें कि इंश्योर दैट ए डिस्चार्ज इज रिसीव्ड ऑन एसेट्स सिक्योरिंग द डेब्ट, कि ऋण को सुरक्षित करने वाली ऋण को सुनिश्चित करने वाली, मतलब सिक्योरिंग द डेब्ट, ऋण को सुनिश्चित, सॉरी सुनिश्चित नहीं बोल रहे सर ऋण को सिक्योर, सुरक्षित करने वाली जी, ऋण को मतलब अगर आपने ऋण लिया है तो कुछ सिक्योरिटी तो यह साफ देना पड़ेगा ना जी। तो ऋण को सुरक्षित करने वाली संपत्तियों पर छूट करने वाली संपत्तियों पर डिस्चार्ज प्राप्त हुआ है, मतलब उसने चार्ज छोड़ दिया, आपको चार्ज मिल गया है डिस्चार्ज
ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब होता है जी मुक्ति, कौमा रिहाई, कौमा छूट। मतलब किसी के कब्जे में था बाबू साहब, उसकी रिहाई हो गई। आइए बाबू साहब। और साहब, हाँ भैया, थोड़ा सा काम और कर लीजिएगा। क्या कहिए ना, आप कर लीजिएगा कि जब ऋण जो है रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड का मतलब हो गया कि ऋण मिल गया, ऋण को वापस कर दिया, ठीक है साहब। अरे भैया, ऋण लिए थे आप और ऋण रिटायर हो गया, मतलब ऋण आपने वापस कर दिया, उसका पैसा चुका दिया, बढ़िया है सर। तो जब ऋण चुकाया तो आप ये इंश्योर करिए कि कंपनी ने क्या किया होगा, ऋण को सुरक्षित करने वाली संपत्ति दी होगी, एक एसेट दिया होगा अगले को। तो क्या उस संपत्ति पर रिहाई प्राप्त हो गया उसको, यानी वो संपत्ति उसको वापस मिल गया क्या? भैया, हमने ऋण लिया, संपत्ति दिया, जब हमने ऋण वापस कर दिया, आप मुझे संपत्ति वापस कर दो। मान लीजिए हमने गाड़ी दे दी थी आपको, भैया गाड़ी वापस कर दे, हमने आपका ऋण दे दिया। तो सवाल है कि जरा सा ऑडिटर साहब आप चेक कर लीजिएगा कि उनको रिहाई मिला है कि नहीं, मुक्ति मिला है कि नहीं, ठीक है, उनको वापस मिला कि नहीं। ठीक है सर, देख लेंगे, आगे बढ़िए। बाबू साहब ये कहता है, क्या कहता है सर? कहता है जी ऑब्टेन रिटेन रिप्रेजेंटेशन दैट, ऑब्टेन रिटेन रिप्रेजेंटेशन दैट, लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करें, लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करें कि लिखित अभ्यावेदन प्राप्त करें कि ऑल द लायबिलिटीज विच हैव बीन रिकॉर्डेड, यानी दर्ज की गई सभी देनदारियां, दर्ज की गई सभी देनदारियां। सर कहता है ऑब्टेन रिटेन रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल द लायबिलिटीज which have been recorded, दर्ज की गई सभी देनदारियां, represent a valid claim by the lender, देनदारियां ऋणदाताओं द्वारा, देनदारियां ऋणदाताओं द्वारा, देनदारियां ऋणदाताओं द्वारा वैलिड क्लेम, वैध दावों का, वैध दावों का रिप्रेजेंट का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है सर। और साहब, हाँ भैया, एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा। सर बोलिए ना, क्या करना है? आप जरा सा कंपनी के पास जाइए और उससे रिटेन रिप्रेजेंटेशन रिसीव कर लीजिए। ऑब्टेन है सर, काहेला करें तो सुनिए, इसलिए आप कीजिए कि जो भी रिकॉर्डेड, विच हैव बीन रिकॉर्डेड, ऑल लायबिलिटीज विच हैव बीन रिकॉर्डेड, सभी देनदारियां जो कि दर्ज की गई हैं कि ये इतना इतना लायबिलिटीज है कंपनी का, ठीक है, तो उन देनदारियों के लिए तो भैया इनके पास लायबिलिटी है, यानी कि ये किसी से लिए होंगे। भाई साहब, आपको किसी को देना है, अगर लायबिलिटी है तो आप किसी से लिए हैं तभी तो उसको देना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जितनी भी देनदारियां रिकॉर्ड की गई है साहब, उनके लिए ऋणदाताओं द्वारा जो वैलिड क्लेम है, ऋणदाता कह रहे हैं कि मुझको इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, तो जो वो दावा कर रहे हैं उतना ही रिकॉर्ड होना चाहिए। भैया जितना दावा उतना ही लायबिलिटी रिकॉर्ड होगा ना। तो ये कहना चाहता है कि ऑडिटर साहब जरा चेक कर लीजिएगा कि कंपनी ने जितना भी रिकॉर्ड किए हैं लायबिलिटीज को,
कि उनको देना है, ऑल लायबिलिटीज, उनको वो रिप्रेजेंट करना चाहिए, सेम टू सेम दिखना चाहिए जितना ऋणदाताओं द्वारा दावा किया जा रहा है कि मुझे लेना है। भैया जितना उनको लेना है उतना ही नहीं इनको देना है, दोनों सेम होना चाहिए ना भाई। तो अगर आपको देना है तो जो ले रहे हैं ना, जो मांग रहे हैं आपसे, है ना, जो लेने वाले हैं, उनके दावे को ये रिप्रेजेंट करेगा। जो ये क्लेम करेंगे उतना ही रिप्रेजेंट होगा उनके बैलेंस शीट में, उतनी ही लायबिलिटीज। भाई साहब बात समझिएगा। तो जो भी देनदारियां हैं उनके लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए कंपनी से। हाँ, वो रिप्रेजेंट करना चाहिए लेंडर द्वारा वैलिड क्लेम को, कि लेंडर जो मांग रहा है उतना ही दर्ज होना चाहिए उनकी देनदारियां, है ना। तो तभी हम कहेंगे कि ये सही है, सेम सेम होना चाहिए। बढ़िया है सर। तो सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहता है जी, सर क्या कहता है जी, कहता है ऑब्टेन ए शेड्यूल ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है सर। कहता है अल्पकालिक और दीर्घकालिक अल्पकालिक और दीर्घकालिक, अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दीर्घकालिक बोरोइंग्स मतलब उधारों, दीर्घकालिक उधारों। ब्रैकेट में देखिएगा, इंक्लूडिंग डेब्ट्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। वाह वाह वाह। कहता है जी, कहता है जी, पिछले वर्ष, प्रीवियस ईयर, पिछले वर्ष के अंत में पिछले वर्ष के अंत में आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स में बकाया ऋणों, अंत में बकाया ऋणों के एज वेल एज, ऋणों के साथ साथ बकाया ऋणों के साथ साथ एनी न्यू डेब्ट के साथ साथ एनी न्यू डेब्ट, किसी भी नए ऋण के साथ साथ किसी भी नए ऋण या रिन्यूअल ऑफ डेब्ट या नवीकरण या ऋण के नवीकरण या ऋण के नवीकरण सहित, इंक्लूडिंग मतलब सहित है ना, कि एक अनुसूची प्राप्त करें, कि एक अनुसूची प्राप्त करें जिसमें showing beginning and ending balance and borrowings taken and repaid during the year, जिसमें वर्ष के दौरान, बिगनिंग मतलब आरंभ, बिगनिंग मतलब आरंभ, और एंडिंग मतलब
समाप्ति, आरंभ और समाप्ति, बैलेंसेस मतलब शेष, और बोरोइंग्स टेकन और ली गई एंड रिपेड, बोरोइंग्स टेकन एंड रिपेड, और ली गई और चुकाई गई, और ली गई और चुकाई गई, ली गई और चुकाई गई, रिपीट मतलब चुकाना, टेकन मतलब लेना, टेकन मतलब लेना, रिपीट मतलब चुकाना, तो ली गई चुकाई गई, बोरोइंग्स मतलब उधारियां, ली गई और चुकाई गई उधारियां, उधारियां शोइंग, उधारियां दर्शाई जाएं, और परफॉर्म द फॉलोइंग, और निम्नलिखित को कार्यान्वित करें, निम्नलिखित को कार्यान्वित करें। और साहब, हाँ भैया बोलिए ना, सुनिए। सुना आदि या पटना कॉलेज, क्या करूं आगे मैं पटना कॉलेज, अरे ऑडिट पढ़ाएंगे सीए बनेंगे और क्या, क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं, सुना आदि या पटना कॉलेज, क्या करूं आगे मैं पटना कॉलेज, अरे ऑडिट पढ़ाएंगे सीए बनेंगे और क्या, बस 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 सर। अरे साहब, हाँ भैया, एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा। क्या क्या करना होगा, आप जो है ना जाइएगा कंपनी में, तो अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म और दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म जो भी बोरोइंग होगा, ठीक है, कोई भी बोरोइंग शॉर्ट टर्म वाला या लॉन्ग टर्म वाला, उसमें साथ ही साथ देखिएगा क्या कि प्रीवियस ईयर के अंत में जो बकाया ऋण था, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में पिछले वर्ष के एंड में जो आउटस्टैंडिंग डेब्ट था, आउटस्टैंडिंग लोन था, ठीक है, वो ऋण देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ किसी भी नए ऋण या ऋण के नवीकरण, रिन्यूअल हुआ है ऋण, या तो कोई फ्रेश लोन इशू मतलब लिया है उसने, या जो लोन पहले से ले रखा था उसी को फिर से रिन्यूअल कर दिया, मतलब चुका नहीं पाया होगा शहीद। यानी हम अल्पकालिक दीर्घकालिक बोरोइंग देखेंगे, लेकिन उसमें हम ये सारा चीज ऐड कर देंगे कि पिछले वर्ष के अंत में कितना आउटस्टैंडिंग ऋण था, इसका नया ऋण कितना लिया है, जो ऋण लिया था उसी को नवीकरण कितना करवा लिया है, इन सबों की एक शेड्यूल प्राप्त कर लीजिएगा। कंपनी को बोलिएगा ए कंपनी दे दो ना दे दो, क्या दे दो, एक शेड्यूल ले लीजिएगा, उससे एक शेड्यूल आप ऑब्टेन कर लीजिएगा कि तेरे पास शॉर्ट टर्म में कितना बोरोइंग था, लॉन्ग टर्म में कितना बोरोइंग था, और बोरोइंग में सब शामिल होना चाहिए। प्रीवियस ईयर वाला कितना था आउटस्टैंडिंग लोन, नया लोन कितना लिया तूने, पहले से कितना लोन आ रहा है, नया लोन कितना लिया, और कितना लोन को रिन्यूअल करा लिया, चुका नहीं पाया तो इन सबों की एक अनुसूची आप ले लीजिएगा। ठीक है सर, ले लेंगे। साथ ही साथ जिसमें याद रखिएगा, जिसमें उस अनुसूची में वर्ष के दौरान इसी साल वर्ष के दौरान आरंभ में और एंड में क्या शेष है, मतलब जो उधारी है उस उधारी का आरंभ में क्या था ड्यूरिंग द ईयर में, पिछल का तो सब ले ही लिया आप अनुसूची, अब देख लीजिए कि बिगिनिंग में कितना था और एंड में कितना है। साथ ही साथ आप ये भी ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, मतलब उस अनुसूची में ये भी आपको दर्शाना होगा
कि पहले वाला तो ले लिए, अब वर्ष के दौरान आरंभ में कितना था ऋण, लास्ट में कितना था, कितना ऋण उसने टेकन किया था, कितना ऋण उसने रिपेड किया था, ये सारे की सारी शो होनी चाहिए, सब कुछ दर्शाई जानी चाहिए उस अनुसूची में भाई साहब। वो अनुसूची आप ले लीजिएगा, निम्नलिखित जो हम बोल रहे हैं उसको परफॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है भैया, कर लेंगे, जरूर करेंगे आपके आशीर्वाद से। तो जितने भी डेप्ट हैं, न्यू डेप्ट, रिन्यूअल डेप्ट, प्रीवियस ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग डेप्ट, सब देख लीजिएगा, सब ले लीजिएगा, सबका अनुसूची लीजिएगा। उसमें आपको दिखना चाहिए उस अनुसूची में कि वर्ष के दौरान इसी साल ओपनिंग में, बिगनिंग में क्या था बैलेंस बोरोइंग का, एंड में कितना था, आपने टेकन कितना किया बोरोइंग्स, उधारी, ठीक है, कितनी उधारी आपने चुकाई है, कितनी ली है, सब कुछ दिखना चाहिए। हाँ सर, अब करना क्या होगा हमको, जो करना होगा हम बता रहे हैं। देखिए भाई साहब, काम आप कीजिए पहला नंबर, ए पॉइंट, ए में आप काम करेंगे क्या सर, कंसीडर एनी एविडेंस ऑफ एडिशनल डेप्ट ऑब्टेन्ड थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई साहब, निदेशक मंडल के कार्यवृत्त, निदेशक मंडल के मिनट्स का मतलब होता है कार्यवृत्त, ठीक है, निदेशक मंडल के कार्यवृत्त कॉमा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, महत्वपूर्ण अनुबंधों, कॉमा कन्फर्मेशंस फ्रॉम बैंक्स लेंडर्स, उधारदाताओं, बैंकों, उधारदाताओं से कन्फर्मेशन से पुष्टि कॉमा सपोर्ट फॉर सब्सिक्वेंट कैश डिस्ट्रीब्यूशन, बाद के नगद संवितरण के लिए, बाद के नगद संवितरण के लिए सपोर्ट के लिए समर्थन, सपोर्ट मतलब समर्थन, ब्रैकेट में दे दीजिएगा, व्हेन टेस्टिंग पेबल्स, देय का परीक्षण करते समय, देय का परीक्षण करते समय आदि थ्रू एग्जामिन आदि की जांच के माध्यम से, आदि की जांच के माध्यम से ऑब्टेन्ड प्राप्त अतिरिक्त ऋण, माध्यम से प्राप्त एडिशनल डेप्ट, मतलब अतिरिक्त ऋण की कोई सबूत, अतिरिक्त ऋण की किसी भी
सबूत या बोलिए साक्ष्य, एविडेंस, साक्ष्य पर विचार करें। और साहब, हाँ भैया, आप थोड़ा सा एक और काम कर लीजिएगा, वो तो आप ले लीजिएगा, है ना, शेड्यूल तो ले लीजिएगा, आज जोड़े जोड़े वो और काम कर लीजिएगा। सर क्या करना होगा, आप जरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मिनट ले लीजिएगा बाप रे बाप। उसके बाद सर आप ना सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए हैं जरा सा उसका भी देख लीजिएगा, उसको भी ले लीजिएगा। उसके बाद बैंक है, लेंडर है जो उधार दिया है, उससे जरा सा कंफर्मेशन ले लीजिएगा, पुष्टि कर लीजिएगा, ए भैया बैंक ले लगा होगी, थोड़ा सा पैसा ले लगा होगी, ये जरा पूछ लीजिएगा उससे। जहां जहां इंपोर्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रति देख लीजिएगा, उसे पूछेगा, है ना, अनुबंध को देख लीजिएगा, मिनट देख लीजिएगा, इंटरकॉन्टिनेंटल का कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिएगा, बैंक या उधारदाताओं से पुष्टि कर लीजिएगा। सर बाद के नगद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समर्थन, मतलब सब्सिक्वेंट कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं, उसके लिए सपोर्ट उसको है कि नहीं कहीं से, कि हाँ भैया नगद देना है उसको। अब मान लीजिए ऋण लिया है, अब बदले में कुछ देगा या ऋण देगा, तो बाद में ऋण कैश तो देगा उसको, तो कैश के लिए उसका समर्थन है कि नहीं। और कैश का समर्थन कहां देखना है आपको, पेबल का जब आप एग्जामिन करते रहेंगे, दे का परीक्षण करते रहें कि देना है देना है देना है, उस समय आप देख लीजिएगा अगर देना है तो आज नहीं देना, ठीक है, कल देना है, बाद में देना है उसको, तो देने के लिए नगद तो चाहिए, तो नगद का सपोर्ट उसको मिल रहा है कि नहीं कंपनी की तरफ से, ठीक है, आदि की आप जांच कर लीजिएगा। और जांच के माध्यम से आप ऑब्टेन कीजिएगा कि कोई एडिशनल ऋण है क्या, कोई अतिरिक्त ऋण कि कोई सबूत है क्या, उस पर आप विचार कीजिएगा। मेरा बात नहीं समझे, मेरा कहना है कि अगर कंपनी ने एडिशनल ऋण लिया है, ठीक है ना, तो एडिशनल ऋण के लिए हाँ साक्ष्य चाहिए, तो इसी सब को जांचिएगा ना, तो इसके जांच के माध्यम से आपको मिलेगा सबूत कि हां अतिरिक्त ऋण इसने लिया है। अगर लिया है तो आप उस पर विचार कर लीजिएगा, हमको रिपोर्ट में चाहिए इसके, ठीक है, हमको रिपोर्ट में ये सारी बातें चाहिए। क्या क्या चाहिए, आप निदेश मतलब एडिशनल ऋण कंपनी ने लिया है ना, तो आप इस जांच के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, आपको यही सबूत मिलेगा, ठीक है ना, ये आपका एविडेंस हो जाएगा, है ना, इसी से आप एविडेंस इकट्ठा कर लीजिएगा कि हाँ भैया कंपनी ने एडिशनल डेप्ट लिया है, ऋण लिया है। तो उसके लिए क्या करना होगा भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मिनट ले लीजिएगा, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिएगा, बैंक या लेंडर से कंफर्मेशन ले लीजिएगा, और सब्सिक्वेंट कैश डिस्ट्रीब्यूशन करना है देय का। अगर आप देय का परीक्षण कर रहे हैं पेबल का, तो बाद में देना है, तो उसके लिए समर्थन सपोर्ट है कि नहीं उसको, भैया कहीं ना कहीं से कंपनी सपोर्ट जब करेगी, भैया कैश हमको देना है, तो उसका सपोर्ट तो होना चाहिए। तो बाद के नगद संवितरण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समर्थन, इन सबों की जांच कर लीजिएगा आप, इससे आपको सबूत मिल जाएगा कि अतिरिक्त ऋण कंपनी ने हाँ ले सकता है, लिया है, ठीक है। भाई साहब एक तो बात हो गई, सर जोड़े जोड़े एक और छोटा सा काम कर लीजिएगा। क्या करना होगा साहब, बी पॉइंट देखिए, बी कहता है ट्रेस द क्लोजिंग बैलेंसेस एज पर द शेड्यूल्स टू द जनरल लेजर। कहता है जनरल लेजर सामान्य खाता बही में एज पर द शेड्यूल, सामान्य खाता बही में शेड्यूल के अनुसार, सामान्य खाता बही में अनुसूची के अनुसार अंतिम शेष का पता लगाएं, क्लोजिंग बैलेंस,
अनुसार समापन बोलिए या अंतिम शेष का पता लगा। और जो साहब, हाँ भैया, एक कहीं छोटा काम और कर ली है कि आप जनरल लेजर देख लीजिएगा। जनरल लेजर में देखिएगा कि जो शेड्यूल है कि ऐसे 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 उसने लिया है रेंज, शेड्यूल तो होगा, तो शेड्यूल के हिसाब से सबको जोड़ के देखिएगा कि अंतिम शेष को कितना उसका हो रहा है। ये उसके जनरल लेजर में होगा ये बात। तो जाके जनरल लेजर में आप देख लीजिएगा कि अनुसूची के अनुसार उनका क्लोजिंग बैलेंस है कि नहीं, इसका पता लगा लीजिएगा। ये छोटा सा काम दे दिया। ठीक है सर, कहते कहते इतना कह दिए सर कि इतना काम न दे दिए, इतना काम न दे दिए, थक जाएंगे। भैया थकना नहीं है, थकना मना है, थकना मना है, थकना मना है। भाई साहब, करो या मरो, क्या मेरा एक ही विचार है, करो या मरो। कितना उत्तम विचार है सर आपका, करो या मरो। बाप रे बाप, बाप रे बाप। आइए साहब आइए। भाई साहब, एक छोटा सा काम और सर, छोटा करते करते बड़ा कर दिए सर। अच्छा चलिए भाई, आइए। आप जो है सर, अच्छा सर, एक वो चीज आपको हम छोड़ दिए हैं। यहां पर एग्जिस्टेंस जो हम करा रहे थे ना, तो एग्जिस्टेंस जो हम बोले हैं, और हम जो बोले हैं आपको शेड्यूल प्राप्त करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का, जो लास्ट बताए हैं ना कि प्राप्त कीजिए, अभी अभी जो खत्म किए हैं, ये किसकी बातें हैं? ये कंप्लीटनेस की बातें हैं। ये किसकी बातें हैं? ऐसा करते हैं ना, कंप्लीटनेस सब चल रहा है। ठीक है बाबू, अब एग्जिस्टेंस हो गया, अभी जो लास्ट में बताए हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला, ये आपका था एग्जिस्ट कंप्लीटनेस को लेकर। कंप्लीटनेस का मतलब, कंप्लीटनेस मतलब पूर्णता। पूर्णता में क्या देखना है? देखिए, दैट ऑल बोरोइंग्स, यह कि सभी उधारों का, यह कि सभी उधारों का have been accounted for in the books of company on a timely basis। उधारों का समय समय पर, उधारों का समय समय पर कंपनी की पुस्तकों में, समय समय पर कंपनी की पुस्तकों में अकाउंटेड में हिसाब किताब किया गया है। हिसाब किताब किया गया है। हम कंप्लीटनेस कम मानेंगे बाबू साहब, कंप्लीटनेस जब चेक करेंगे तो कम मानेंगे। तो देखिए, जब ऐसा लगेगा हमको कि जो सभी उधार हैं वो टाइमली बेसिस पर, समय समय पर कंपनी की बुक्स में, कंपनी की पुस्तकों में
उनको अकाउंटेड किया गया है, उनका हिसाब किताब किया गया है। अगर हिसाब किताब किया गया है तो कंप्लीटनेस को बताता है। तो यही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाला जो है वो था, और इसके आगे अब चल रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बाद जितना बताया है सब इसी का बताया। ठीक है, ठीक है। कहता है जी, रिव्यू सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शंस आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू डिटरमाइन, यह निर्धारित करने के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद, रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन के बाद के लेन देन के बाद के लेन देन को रिव्यू करें, समीक्षा करें। बाद के लेन देन की समीक्षा करें कि इफ देयर आर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, कि एट ईयर एंड, कि क्या वर्ष के अंत में, कि क्या वर्ष के अंत में दर्ज नहीं की गई देनदारियां, अनरिकॉर्डेड, अंत में दर्ज नहीं की गई देनदारियां और देनदारियां हैं और ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन करेक्ट पीरियड, और लेन देन सही अवधि में दर्ज किए गए हैं। लेन देन सही अवधि में, और लेन देन सही अवधि में दर्ज किए गए हैं, और लेन देन सही अवधि में दर्ज किए गए हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण, फ्रेश लोन टेकेट नियर द बैलेंस डेट, बैलेंस शीट की तारीख, बैलेंस शीट की तारीख के नजदीक लिया गया, के पास लिया गया फ्रेश लोन, नया ऋण। भाई साहब, अयर साहब, हाँ भैया बोलिए ना, बोलते जाइए, हम सुन रहे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, हमारा कान खुलल बाटे, हमारा कान खुलल बा हमारा कान खुलल बा सुनिए भाई साहब, हम कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि अरे साहब एक काम कर लीजिएगा। हाँ भैया बोलिए ना, क्या करना है बोलिएगा तब ना करेंगे जी। आप एक छोटा सा काम कर लीजिएगा कि यह निर्धारित करने के लिए, क्या निर्धारित करने के लिए क्या करना है, सुनिए, यह निर्धारित करने के लिए कि, है ना, रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद, मान लीजिए कि रिपोर्टिंग डेट हमारा है ना, मतलब हमको रिपोर्ट जो बनाना है, मतलब अब हम लोग ऑडिटर है कि नहीं, तो हम लोग को रिपोर्ट बनाना है, ऑडिट रिपोर्ट। तो रिपोर्टिंग की जो पीरियड है ना, उसका अंत हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन तो बाद के लेन देन जो हुए हैं उनकी जरा सा आप रिव्यू कर लीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए, और समीक्षा करें कि, है ना,
क्या निर्धारित करने के लिए समीक्षा करना है? तो यही कि क्या वर्ष के अंत में कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज दर्ज नहीं की गई देनदारियां अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है क्या? यही चेक करने के लिए आप जो है ना क्या कीजिएगा, रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद अगर कोई सब्सिक्वेंट लेन देन हुआ है तो उसको आप रिव्यू कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि वर्ष के अंत में कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं है। मान लीजिए लेन देन हुआ होगा बाद में तो अनरिकॉर्डेड है, जरा सा पता लगा लीजिए भैया। और ध्यान रखिएगा कि लेन देन जो है, ट्रांजेक्शन जो है, करेक्ट पीरियड में, सही अवधि में रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं भाई साहब। अब मान लीजिए अंत के बाद का है तो अभी तो करना नहीं है, अगर कर दिया होगा तो गलत है। तो ये भी देख लीजिएगा कि लेन देन राइट पीरियड में हुआ है कि नहीं, करेक्ट पीरियड में हुआ है कि नहीं, ये भी देख लीजिएगा। और आप ये भी देख लीजिएगा कि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं है वर्ष के अंत में। और इसके लिए क्या कीजिएगा, आप देख लीजिएगा रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बाद, एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट, आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट के बाद कोई सब्सिक्वेंट लेन देन हुआ है, बाद में लेन देन हुआ है, तो उसकी भी आप रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण है कि बैलेंस शीट की तारीख के पास लिया गया नया ऋण। अब मान लीजिए बैलेंस शीट की तारीख है लास्ट, उसी के पास लिया है उसने ऋण। अब क्या कीजिएगा, उसको तारीख तो लास्ट कर रहा है ना, तो उसको यहां नहीं दिखाएंगे और क्या आगे चले जाएगा, अगले में दिखाएंगे। तो ये आपको चेक कर लेना है। ठीक है सर, कर देंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है भैया, दर्द सहेंगे, चुप ही रहेंगे, कुछ न कहेंगे हम, प्यार में तेरे सनम हो, प्यार में तेरे सनम। अब सुनिएगा सर, ये सारी बातें यहीं पर होगी खत्म। कंप्लीटनेस यहां पर आपका एंड हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर। अब आइए ऑडिटर साहब, आपको एक काम दे रहे हैं। क्या सर? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर आपके लिए विशेष है। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर, ये क्या हुआ सर? ये हुआ प्रत्यक्ष पुष्टि प्रक्रियाएं। प्रत्यक्ष पुष्टि प्रक्रिया, जरा सा ये भी कर लीजिएगा। डायरेक्ट कंफर्मेशन जरा सा ले लीजिएगा। किसके लिए लेना है सर, बताइए ना। आगे बताते हैं, तुरंत बता रहे हैं। दिलथाम के बैठे अभी बता रहे हैं, दिलथाम के बैठे। आप क्या कीजिए ना सर, रोल आउट मतलब अनावरण कीजिए, and obtain independent balance confirmation in respect of all the borrowings from the lender, banks, financial institutions, etc. कहता है जी from the lenders, यानी ऋण दाता, कहता है जी ऋण दाता, ऋण देने वाले कौन है हमारे? बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि से सभी उधारों के, आदि से सभी उधारों के, आदि से सभी उधारों के संबंध में, सभी उधारों के संबंध में इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन, स्वतंत्र शेष राशि, स्वतंत्र शेष राशि, कंफर्मेशन मतलब होता है राशि, है ना,
की पुष्टि की कंफर्मेशन यानी पुष्टि प्राप्त करें और अनावरण करें। पुष्टि प्राप्त करें और रोल आउट मतलब अनावरण करें और परफॉर्म द फॉलोइंग और निम्नलिखित कार्य करें और निम्नलिखित कार्य करें। और साहब हाँ भैया एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। क्या सर? तो कंपनी जो है ना उसको उसने लेंडर से लिया होगा, ऋण बोरोइंग किया होगा। वो लेंडर हो सकता है ऋणदाता, हो सकता है बैंक, हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या वित्तीय संस्था, इनसे उसने ऋण लिया होगा। तो ये जो लेंडर है ना, लेंडर से सभी उधारों ऑल बोरोइंग्स के रिस्पेक्ट में, के संबंध में इंडिपेंडेंट बैलेंस अमाउंट, बात समझिएगा, स्वतंत्र शेष राशि, इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन स्वतंत्र शेष राशि की पुष्टि कर लीजिएगा। आप जरा सा पूछ लीजिएगा बैंक से, भैया हमारी कंपनी ने क्या आपसे लिया है क्या, है ना, आपके पास कितना है अभी बचा हुआ, वो मतलब कुछ चुकाया होगा, चुकाव का कितना बचा हुआ आपके पास वापस और उसको देना। यानी इंडिपेंडेंटली आप जो है ना बैलेंस को कंफर्म कीजिएगा, एकदम आजाद होके, दबाव में नहीं करना है आपको, है ना, अपने मन से नहीं पूछना है उससे, वो जो बताएगा लिखना है, पुष्टि करना है आपको और जोरे जोरे कुछ परफॉर्म भी करना है, निम्नलिखित कार्य भी करना है। हाँ सर क्या काम करना है? तो देखिए काम नंबर 1, काम नंबर 1 है आपका, और काम नंबर 2 है आपका, काम नंबर 3 को काम है भैया आपके पास। काम क्या होगा बाबू साहब? तो भैया काम आपके पास 3 को है। ठीक है सर, कर देंगे 3 को काम। पहला काम है आपका एसरटेन दैट, मतलब सुनिश्चित करें कि द कंफर्मेशन आस्क्स फॉर ऑल इंफॉर्मेशन likely to be relevant to the test of the debt and related interest balances। कहता है जी सुनिश्चित करें कि कंफर्मेशन की पुष्टिकरण, सुनिश्चित करें कि पुष्टिकरण ऋण और संबंधित ब्याज शेष, ऋण और संबंधित ब्याज शेष, ऋण और संबंधित ब्याज शेष। उदाहरण के लिए एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट, लागू ब्याज दरें, कॉमा ड्यू डेट्स, देय तिथियां, कॉमा कोलेट्रल एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सम पार्श्विक कोलेट्रल, सम पार्श्विक और सुरक्षा हितों, के टेस्ट के परीक्षण के लिए रिलीवेंट, के
परीक्षण के लिए रिलीवेंट यानी प्रासंगिक, प्रासंगिक लाइकली टू बी रिलीवेंट, प्रासंगिक होने वाली, हो सकती है प्रासंगिक होने वाली, इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन होने वाली सभी जानकारी, सभी जानकारी आस्क, मांगे। ऑडिटर साहब, हाँ भैया, एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा क्या? बोलिए ना। आप क्या कीजिए, ऐसा 10 मतलब पता लगा लीजिए या सुनिश्चित कर लीजिए कि कंफर्मेशन की पुष्टिकरण जो है आपका, कि पुष्टिकरण डेब्ट मतलब ऋण और रिलेटेड इंटरेस्ट बैलेंस और संबंधित ब्याज शेष मतलब ऋण कितना है और इस ऋण से संबंधित जो इंटरेस्ट का बैलेंस है वो कितना है, इसकी पुष्टिकरण के लिए क्या कीजिएगा, ऋण और संबंधित ब्याज शेष, जैसे उदाहरण के लिए लागू ब्याज दर क्या है, ड्यू डेट्स क्या है, देय तिथियां क्या है, कोलेटरल और सुरक्षा हित क्या है, अगर ऋण वो ले रहे हैं तो कोलेटरल में जो क्या दे रहे हैं, सिक्योरिटी के रूप में क्या दे रहे हैं, इन सबों के लिए है ना क्या करना है आपको, ऋण और संबंधित ब्याज शेष जो है वो ऋण और उससे संबंधित जो भी इंटरेस्ट है उसके परीक्षण के लिए इसको आपको परीक्षण करना होगा। अगर आप पुष्टिकरण कंफर्मेशन चाहते हैं तो क्या करना होगा, इसके परीक्षण के लिए आप क्या कीजिए, रिलीवेंट, लाइकली टू बी रिलीवेंट मतलब प्रासंगिक होने वाली ऑल इंफॉर्मेशन आस्क कीजिए, मांग लीजिए, सभी जानकारी मांगिए, तभी आप पुष्टिकरण कर पाएंगे, कंफर्मेशन ले पाएंगे ऋण से और संबंधित ब्याज शेष के परीक्षण के लिए, टेस्ट के लिए जो भी प्रासंगिक होने वाली, लाइकली टू बी रिलीवेंट होने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप कंपनी से मांग लो भैया, तभी आप कंफर्मेशन कर पाओगे। ठीक है सर, मांग लेंगे, हाँ मांग लेंगे सर। आइए जी आइए, साथ ही साथ बी पॉइंट देखिए, कहता है सेंड रिमाइंडर्स फॉर नन रिप्लाईज। ये हम बोल रहे हैं ना, सुनिएगा ए भाई साहब, हम बोल रहे हैं डायरेक्ट कंफर्मेशन कंपनी से मत मांगिएगा, जाके वो लेंडर से मांग लीजिएगा, ऋणदाता से, कि भैया तोहर ऋण कितना तोरा से मिलता हो, अब ब्याज शेष कितना हो, डायरेक्ट पूछेगा उससे, जानकारी मांगेगा। बी में रिप्लाई नहीं किया, न रिप्लाई, जवाब न मिलने पर, जवाब न मिलने पर सेंड रिमाइंडर, स्मरण पत्र न मिलने पर अनुस्मारक या स्मरण पत्र मतलब रिमाइंडर्स है ना, स्मरण पत्र फिर भेजिए रिमाइंडर फिर मारिए भेजें। ठीक है भाई साहब, अगर वो जवाब नहीं देता है आपको तो आप रिमाइंडर मारिए, स्मरण पत्र भेजिए फिर से, क्या क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, क्यों नहीं भेजे ये बताइए बस। ठीक है सर। सी पॉइंट, एक काम और कीजिएगा सर, कंपेयर द बैलेंसेस एज पर द कंफर्मेशन ऑब्टेन्ड टू द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। भाई साहब तुलना कीजिएगा, समझ गए, किससे, टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, खातों की पुस्तकों से
कहता है खातों की पुस्तकों से प्राप्त पुष्टि के अनुसार बैलेंस शेष राशि की तुलना करें। शेष राशि की तुलना करें। ऑडिटर साहब, हाँ भैया एक काम और कर लीजिए क्या? हाँ बोलिए ना। आप जो मांगे कंफर्मेशन वो दिया होगा शेष बैलेंस का, हाँ दिया है। उसको जरा सा आप कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट से, खातों की पुस्तक से जरा सा कंपेयर तो कर लीजिए कि क्या वही बात ही लिखा है जो वहां से हमको बोल रहा है कि हमको इतना बाकी है, इतना लेना है ब्याज, इतना लेना है ऋण, क्या वही चीज लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी के? जरा सा कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है भैया, कर लेंगे। उसी में आगे कहता है भैया, आस्क फॉर रिकॉन्सिलिएशन इफ देयर आर एनी डिफरेंस। भाई साहब, यदि कोई मतभेद हो, यदि कोई मतभेद बोलिए या अंतर बोलिए, यदि कोई मतभेद हो तो आस्क फॉर रिकॉन्साइलेशन, तो समाधान के लिए पूछें। समाधान के लिए पूछें और टेस्ट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकॉन्साइलिंग आइटम्स ऑन ए टेस्ट चेक बेसिस। और टेस्ट चेक परीक्षण जांच के आधार पर, और परीक्षण जांच के आधार पर, हाँ, रिकॉन्साइलिंग आइटम, समाधान वाली वस्तुओं, वस्तुओं के लिए, फॉर रिकॉन्साइलिंग आइटम, समाधान वाली वस्तुओं के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सहायक दस्तावेजों, वस्तुओं के लिए सहायक दस्तावेजों का परीक्षण करें। ऑडिटर साहब, हाँ भैया, लास्ट में एगो छोटा सा काम और कर लीजिएगा। हाँ भैया बोलिए ना, कि आपको जो शेष राशि बताया, तुलना आपकी है, मान लीजिए कोई डिफरेंस हो गया, कोई अंतर, तो रिकॉन्साइल के लिए आप उससे पूछिए कि भैया अंतर क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पूछ लीजिएगा। साथ ही साथ टेस्ट चेक बेसिस पर, परीक्षण जांच के आधार पर, हम परीक्षण जांच कर रहे हैं ना, उसके आधार पर जिस वस्तु को समाधान करना जरूरी है, रिकॉन्साइलिंग आइटम, समाधान वाली वस्तुओं के लिए अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपके पास, उसके पास, कंपनी के पास, तो जरा सा उसको भी टेस्ट कर लीजिएगा उसका भी स्वाद चख लीजिएगा, मतलब परीक्षण कर लीजिएगा। ठीक है साहब? हाँ भैया कर लेंगे। आप बड़े परेशान होते हैं भैया। परेशान मैं नहीं हूं, परेशान तो दुनिया है चलिए भैया, इसी के साथ थोड़ा सा समय भी, ठंडा का मौसम है, समय कुछ ज्यादा हो रहा है, बाकी हम लोग कल करते हैं, मजे मजे में पढ़ लेंगे।
अरे मजा 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 ले 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 मजा रे, मजा 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 ले 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 मजा रे, मजा 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 ले ले रे ले 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 मजा रे, मजा 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 ले ले रे ले 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 मजा रे, मजा 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 ले ले रे ले 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 मजा। इतना पैसे डालना था। ठीक है, कर देते हैं फिर बातें होंगी। जहां रहिए मस्त रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाए पढ़िए। ठीक है सर।